चलिए बताइए, आवाज आ रही है? बोर्ड दिख रहा है सबको? हाँ बताएं, आवाज आ रही है? जल्दी बताएं सारे लोग। वेरी गुड। तो देखिए, कल के लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका सीखा था। प्लीज सारे लोग सुनेंगे। तो एक होता है कि एक मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल एटम होता है, बस उसमें बस ध्यान देना है कि अगर ऑक्सीजन अकेला हो तो डबल बॉन्ड होगा। समझा कि नहीं? तो ये सब ध्यान देना है आपको। अगर मॉलिक्यूल में दो सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन ऑड नंबर में है, देन लिंकेज AOA होगा एक्सेप्ट N2O3 को छोड़कर। ये मैंने आपको लिखाया था। दूसरा, अगर मॉलिक्यूल में दो सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन इवन नंबर में है, इवन नंबर में है तो दो बातें होंगी। जनरली ए सिंगल बॉन्ड ए होगा, ए का मतलब सेंट्रल एटम, या AOOA होगा। यहां तक बताया था आपको। उसके बाद हमने आपको साइक्लाइजेशन बताया था, साइक्लाइजेशन। तो देखिए, एक एलिमेंट में एक स्ट्रक्चर है आपके पास, वो है बोरैक्स, ग्रुप 13 में। बोरैक्स का फॉर्मूला होता है NO2B4O7.10S2। आपको यही तो पूछेगा कि बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन बताएं। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन तो हम बताएंगे आपको, लेकिन आप हाइब्रिडाइजेशन तभी बता सकते हैं कि जब आपका इसका स्ट्रक्चर हो। एक बात। दूसरी बात, इसमें वाटर 10 मॉलिक्यूल है वाटर के, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये बेसिकली मिलाकर पूरा है, इसको ऐसे लिखा जाता है NO2B4O5OH4.8S2O। पहला क्वेश्चन, बोरैक्स में हाउ मेनी वाटर क्रिस्टलाइजेशन? 8 बोलना है, 8। 10 वाटर नहीं, वो पूरा मिलाकर आया। दिस कैन बी रिटन एज दिस। बोलिए, आया सबको समझ में यहां तक? अरे कुछ तो बोलिए। तो ये आपके एनसीईआरटी में ग्रुप 13 में है बोरॉक्स का स्ट्रक्चर। बताइए, यहां तक सबको समझ में आया? यस। अब इसमें देखिए, सारे लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए, सोडियम है, ब्रैकेट, सोडियम अल्कली मेटल है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्दर B4O5OH4 पे 2 माइनस, और इसी का आयनिक बॉन्ड हो जाएगा 2Na+। तो ये आयनिक, तो हमें मेन इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो यही इसका जो स्ट्रक्चर होगा वही बोरॉक्स का होगा। हमें Na+ से लेना देना नहीं है, वो आयनिक कंपाउंड हो गया। मेन ये ब्रैकेट के अंदर का देखना है। तो सारे लोग सुने, बी कितना है, सेंट्रल एटम कितना है, 4। जब किसी भी मॉलिक्यूल में 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम हो तो वहां साइक्लिक कंपाउंड बनता है, तो आप क्लोज चेन बना लेंगे। ध्यान दें अच्छे से। OH 4 है तो OH 4, तो चारों बी पर OH लगा दीजिए। कल मैंने आपको बताया था बोरॉन की कोवैलेंसी 3 या 4 होती है। यहां पर देखिए, तमाम बोरॉन 3 बॉन्ड बना चुका है। अब आपके पास 5 ऑक्सीजन है, तो देखिए बोरॉन 5 बॉन्ड बना चुका, ऑक्सीजन 1, 3 हो गया, 5, एक ऑक्सीजन बाकी है। तो 2 नेगेटिव का मतलब किसी 2 बी पर नेगेटिव चार्ज दीजिए।
जब बी पर नेगेटिव चार्ज दीजिए तो एक ऑक्सीजन वाला इस बचा कुचा जो ऑक्सीजन है इसी के साथ। अब बोरॉन 4 याद है, बोरॉन BF4 माइनस, जब भी बी पर माइनस होगा तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर बोरॉक्स का हुआ .8H2O। अब इसके साथ Na+ अट्रैक्ट कर लेगा, इसके साथ Na+ अट्रैक्ट कर लेगा। अब देखिए ये बोरॉन 1 2 3 4 4 सिग्मा sp3, ये बोरॉन 4 सिग्मा sp3, ये बोरॉन 3 सिग्मा sp2, ये बोरॉन 3 सिग्मा sp2। देखिए 2 बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, 2 का sp2, ये सब आपके 11th के एनसीईआरटी में है। तो अब ये ड्रॉ करना आसान हो गया। अब आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी कि यहाँ क्लोज चेन क्यों है। जिस मॉलिक्यूल में 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम हो और सराउंडिंग सेंट्रल से ज्यादा हो तो वहां क्लोज चेन बनता है। जल्दी बताइए, ये आया सबको समझ में या नहीं आया? जल्दी बोलिए। प्लीज रिप्लाई, आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी को कोई ऐसा हो जो रिपीट करना चाहता हो, बताइए। हाँ, रिपीट रिपीट क्या करना है? देखिए इसमें आपको बस बोरॉक्स का स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया, बस आपको पता चलना चाहिए कि ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है। तो मैंने बता दिया कि सेंट्रल एटम जिसमें 2 से ज्यादा हो, जिसमें सेंट्रल एटम 2 से ज्यादा हो और सराउंडिंग सेंट्रल से ज्यादा हो तो वहां क्लोज चेन बनता है। तो ये मैंने बना दिया आपको, समझा? मैं दोबारा बता देता हूं भाई, बोरॉन 4 है, क्लोज चेन बनेगा, साइक्लाइजेशन होगा। तो आप जैसे तैसे बोरॉन को रख दीजिए। 4 OH है, 4 OH। बोरॉन की कोवैलेंसी कितनी होती है? 3 या 4। तो बोरॉन, तमाम बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा है, 5 ऑक्सीजन है। आप इस तरह दे दीजिए। 2 नेगेटिव है तो किसी 2 बोरॉन पर, चाहे ये बोरॉन तो ये बोरॉन, अब एक ऑक्सीजन बचा तो जिस पर नेगेटिव चार्ज आया उसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे। .8H2O, this is Na+, this is Na+। बोरॉन 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा sp3, 4 सिग्मा sp3, 3 सिग्मा sp2, 3 सिग्मा sp2। बोलिए। अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं समझा दिया, दिस इज क्रैश कोर्स। बताइए सबको समझ में आ गया? जल्दी बढ़ें, बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? थैंक यू वेरी मच। अब देखिए कितना मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछेगा कि बोरैक्स में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन बताएं। तो 2 बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, 2 का sp3, नंबर 1। नंबर 2 आपसे पूछेगा बोरैक्स में एक्चुअल नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? तो आप 8 बोलेंगे, 10 नहीं। अब जैसे देखिए एक बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है नीट का और जी का भी, वो है स्ट्रक्चर ऑफ, सारे लोग सुने, CuSO4.5H2। ये कहां मिलेगा आपको? 11th का एनसीईआरटी हाइड्रोजन चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बहुत दफा ये 1 2 3 साल के गैप पर इसके बारे में पूछता ही है। CuSO4.5H2। पहला क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी वाटर क्रिस्टलाइजेशन, दिखने में 5 है, ये 5 है नहीं। इसको लिखा कैसे जाता है ध्यान दें। आपने कोऑर्डिनेट, सारे लोग ध्यान देंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा होगा, CuS2O4.SO4H2O।
SO4.H2 ये है एक्चुअल। और आपको मालूम है ना, ये लीगेंड होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, ये सेंट्रल मेटल एटम होता है, आपने पढ़ा होगा 12th में। ऐसे ये कहां मिलेगा? हाइड्रोजन चैप्टर में, इंडेक्स में क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। पहली बात आपसे पूछेगा एक्चुअल नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, तो आप आंसर देंगे 1। एक ही वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, नंबर 1। नंबर 2, कोई पूछेगा बताओ CuSO4, पहले बताइए यहां तक सबको समझ में आया, तब मैं आगे बढ़ूंगा। बताइए आया? अरे कुछ तो बोलिए, आया कि नहीं? सच सच बोलिए प्लीज। यस, सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आदमी आप लोग, वेरी गुड, वेरी गुड। लिख लिया आप लोगों ने? तो मैं फिर एक और चीज बताऊंगा इसमें। वेरी गुड। अब सुनिए, इसमें बोलेगा CuSO4.5H2O में टाइप्स ऑफ बॉन्ड बताएं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कौन कौन सा बॉन्ड है, प्लीज इसको भी ध्यान दीजिए। आपको मालूम है कि इसमें कौन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन CuSO4.5H2O में। पहला देखिए, लीगेंड इलेक्ट्रॉन, देखिए आपको मालूम है ना, इसको इस तरह लिखते हैं, लीगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो वन साइडेड शेयरिंग, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहली बात, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। दूसरा, कोवैलेंट बॉन्ड तो है, जैसे वाटर है, कोवैलेंट बॉन्ड है। और तीसरा आयनिक भी है, ये ऐसा मॉलिक्यूल है, आयनिक भी है। चौथा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। इसलिए बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है। आयनिक बॉन्ड कैसे है? तो देखिए सारे लोग, आयनिक बॉन्ड कैसे है, इस ब्रैकेट को देखिए सारे लोग, ये ब्रैकेट है आपके पास और यहाँ सल्फेट है। तो जब आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो इस ब्रैकेट पर 2+ आएगा, SO4 पर 2- आएगा। तो देखिए केटायन और एनायन के बीच में आयनिक बॉन्ड है कि नहीं? जल्दी बताइए, आया समझ में? इसमें 4 तरह का बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट भी, कोवैलेंट भी, आयनिक। हाइड्रोजन बॉन्ड तो आप जानते हैं। तो पहली बात, इसमें कौन कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों है? लीगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, वन साइडेड शेयरिंग, 12th में पढ़ाया आपने। कोवैलेंट बॉन्ड तो होगा ही, वाटर के अंदर कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट कंपाउंड है। सल्फेट क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड किसके बीच में पाया जाता है? केटायन एंड एनायन। तो इस ब्रैकेट पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, सल्फेट पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव। केटायन और एनायन के बीच में आयनिक बॉन्ड है। पहले बताइए, केटायन एनायन के बीच में आयनिक बॉन्ड है, ये समझ में आया सबको? जो नो लिख रहे हैं, केटायन और एनायन के बीच में आयनिक बॉन्ड है, ये आया समझ में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं आता है कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वन साइडेड शेयरिंग। लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर, वन साइडेड शेयरिंग। तो लिगेंड और मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लिगेंड और मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और वाटर तो खुद कोवैलेंट कंपाउंड है, वाटर में कोवैलेंट कंपाउंड है, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी, कोवैलेंट बॉन्ड भी, आयनिक बॉन्ड भी। अब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं जानते हैं, OH हो, NH हो, HF हो,
जहां HF हो, अब ये बेसिक नहीं जानते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना। NH, तो देखिए यहाँ वाटर के अंदर है, इसका H इसका O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनेगा, तो ये 4 तरह का बॉन्ड है इसमें। ये NCERT की बातें कह ही जा रही, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बताइए एक दफा और लिखकर बताइए स्ट्रक्चर और ये 4 बॉन्ड, ये सबको समझ में आया। CuSO4 डॉट 5H2O में हाउ मेनी वाटर क्रिस्टलाइजेशन 1, और ये 4 तरह का बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताएं। चलिए अच्छी बात, लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर क्लियर, थैंक यू, अच्छी बात है। आप लोग चना खाएं और दिमाग तेज होगा, रोजा में चना खाएं। लिख लिया सारे लोग, बताइए सारे लोगों ने लिख लिया, बोलिए डन, गुड। चलिए अब आइए, मैं जो दूसरी बात समझाना चाह रहा हूं, ये था कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए वेरी गुड, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब सुने सारे लोग, ध्यान दें। ठीक है ठीक है ठीक है नासिर भाई, वेरी गुड वेरी गुड। अब आप लिखेंगे नहीं, पहले सुनिए अच्छे से। जब बॉन्ड आपने पढ़ लिया आयनिक, कोऑर्डिनेट, कोवैलेंट, तो एक रूल आया जिसको कहते हैं फाजान्स रूल। ये बात क्लियर हुई, पहले सुनेंगे कि कोई भी आयनिक कंपाउंड में 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं होता है। सिमिलरली कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड 100% कोवैलेंट कैरेक्टर नहीं रखता। मतलब नाइदर आयनिक कंपाउंड नॉर कोवैलेंट कंपाउंड इज हैज 100% कैरेक्टर। आयनिक है तो कुछ ना कुछ उसमें कोवैलेंट है, कोवैलेंट है तो कुछ ना कुछ उसमें आयनिक है। जिस तरह आज भी डेली लाइफ में भी कोई भी चीज प्योर नहीं है, कुछ ना कुछ मिलावट है। सिमिलरली केमिस्ट्री भी कहता है कि LiCl और NaCl, कोई कहेगा कौन सी बॉन्ड, तो कहेंगे आयनिक बॉन्ड। दिस इज करेक्ट, आयनिक बॉन्ड। लेकिन दोनों में पूछा जाएगा अच्छा आयनिक कौन है, किसमें ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है, या उल्टा किसमें आयनिक तो है लेकिन किसमें थोड़ा कोवैलेंट ज्यादा है, तो हम फाजान्स रूल से आंसर देंगे। ये सब मशहूर क्वेश्चन है। राइट द ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। पहले फाजान्स रूल ने ये कहा, ध्यान दीजिए, इट, सारे लोग लिखना शुरू कीजिए, it gives the covalent character in ionic compound. It gives the covalent character in ionic compound. ठीक है, तो पूरा देखिए क्रैश कोर्स है तो पूरा तो हम लिखवाएंगे नहीं, ब्रीफली देकर मेन है क्वेश्चन को समझाना, क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहले बताइए यहां तक क्लियर हुआ? फाजान्स रूल ने क्या कहा, ये सबको समझ में आया? It gives the idea, it gives the covalent character in ionic compound. तो देखिए, हाँ वेरी गुड। देखिए बस थोड़ा सा समझ लेना है, लिखना नहीं। उन्होंने यही कहा था, सारे लोग सुनिएगा, ये केटायन है, और से सुनिए, आयनिक कंपाउंड किसके बीच में बनता है? केटायन और एनायन। केटायन का न्यूक्लियस पॉजिटिव, दिस इज एनायन, एनायन पर नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस को पॉजिटिव ही होगा। ये मत समझिएगा ये चार्ज है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस तो हर जगह पॉजिटिव होता है, यहाँ केटायन पॉजिटिव चार्ज, एनायन नेगेटिव चार्ज। और से सुनिए, आयनिक बॉन्ड यही दोनों के बीच में बनता है। देखिए जैसे दोनों करीब में आएगा
When cation और anion are approaches to each other, जब दोनों आयनिक बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो गौर से सुनिए इसका न्यूक्लियस, प्लीज जो लोग रिपीट लिखते हैं वो सुने ध्यान देकर। When cation और anion are approaching to each other, तो cation का न्यूक्लियस एनायन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। एट द सेम टाइम एनायन का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। दोनों का न्यूक्लियस एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। देयर इज अ लड़ाई बिटवीन देम, लड़ाई होगी दोनों में। लेकिन आपको मालूम है केटायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, साइज छोटा है। ये ज्यादा भूखा इंसान है, ये ज्यादा पावर से इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शेयर खींचने की कोशिश करेगा। एनायन भी खींचेगा लेकिन ज्यादा अफेक्ट केटायन का होगा। तो आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है, केटायन का जो शेप है ना वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ आता है। इसी फिनोमेना को तो कहते हैं शेयरिंग, पोलराइजेशन। कुछ को यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स द एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ आ रहा है। इसकी वजह से सम कोवेलेंट कैरेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड। इस फिनोमेना को कहते हैं पोलराइजेशन। Due to this polarization, covalent character is introduced in ionic compound. बताइए आया सबको समझ में? प्लीज यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको आता है, क्रैश कोर्स है, मेन बात पर पढ़ेंगे आप। तो ये आपको आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मेन है क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड आना चाहिए। अब आइए फैजान्स रूल कैसे चेक करेंगे। याद रखिए, दो ही चीज याद रखिए आप बस। कैसे चेक करेंगे, तो एक शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, SCLA। SCLA, SC का मतलब स्मॉलर केटायन। गौर से सुनिएगा, लिखिएगा नहीं, स्मॉलर केटायन। तो खुद सोचिए, जितना केटायन का साइज छोटा होगा वो ग्रेटर पावर, स्मॉलर केटायन मोर पोलराइजिंग पावर, मोर पोलराइजिंग पावर। जितना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ध्यान दें अच्छे से, केटायन जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर, पावर का मतलब खींचना। अब La का मतलब है लार्जर एनायन, लार्जर एनायन। La का मतलब है लार्जर एनायन। अब सारे लोग सुनेगा लार्जर एनायन, और सुने, ये जितना साइज में बड़ा होगा, जितना एनायन जितना साइज में बड़ा होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे देगा, जाओ केटायन के पास जाओ। तो याद रखें, लार्जर एनायन मोर पोलराइजेबिलिटी। याद रखिए, केटायन के लिए पोलराइजिंग पावर का वर्ड आएगा, वो खींचता है तो पावर। एनायन अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो पोलराइजेबिलिटी की बात आएगी, तो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। याद रखिए अच्छे से, फैजान्स रूल अप्लाई करने के लिए दो कंसेप्ट, स्मॉलर केटायन, लार्जर एनायन। SCLA, SCLA जितना केटायन छोटा मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, जितना एनायन बड़ा
मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। जल्दी बताइए, ये आया सबको समझ में? जल्दी बताइए, फैजान्स रूल अप्लाई करने के लिए ये कंसेप्ट आया SCLA। SCLA सबको समझ में आया? सबको प्लीज। स्मॉलर केटायन मोर पोलराइजिंग पावर, वो ज्यादा पावर से खींचेगा मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। एनायन जितना बड़ा होगा वो आसानी से डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उसका शेप आसानी से चेंज हो जाएगा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा पोलराइज होने के लिए मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। एक पूछ रहे हैं SCLA का क्या मतलब है? अरे ये तो लिख दिया, स्मॉलर केटायन नशे में है क्या? स्मॉलर केटायन लार्जर एनायन, ये पूरा क्या लिखा? ए अल्लाह, काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ रही होती। काला या लैता कौमी यालमून। SC स्मॉलर केटायन, LA लार्जर एनायन लिख तो दिया। ओ माय गॉड, बताइए ये क्रैश कोर्स लगता है क्या हो रहा है भाई? एक लिख रहे हैं SCLA का क्या मतलब है, मैं बोल बोल के थक गया, मेरी जुबान रोजा ये लग गया मुझे बोल बोल के। अल्लाह रहम करे। लेक्चर ऑनलाइन में यही तो दिक्कत है कि बच्चे का कंसंट्रेट नहीं रहता है पढ़ाई पर। पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें प्लीज। रोजा रखते हुए कितना आदमी चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा है और लोग पूछ रहे हैं SCLA। काश मेरी कौम स्मॉलर केटायन लार्जर एनायन। ओके वेरी गुड। पहले एक दफा और, SCLA का फुल फॉर्म सबको समझ में आया? एक स्टूडेंट ने लिखा था नहीं मतलब आया। SCLA लिख दिया ना, स्मॉलर केटायन लार्जर एनायन, शॉर्ट फॉर्म। वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी आप लोग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फातिमा नाम की जितनी स्टूडेंट है उनको आ रहा है? फातिमा बानो, ओनली फातिमा, फातिमा जहरा, जितनी फातिमा नाम की हैं सबको आ रहा? फातिमा बतूल, या गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आइए सारे लोग सुनिए अच्छे से। फैजान्स रूल के लिए एक कंसेप्ट लगाएंगे, ज्यादातर 90% क्वेश्चन इसी से होगा, SCLA। दूसरा फैक्टर है PNGC। प्लीज वो स्टूडेंट खास कर देखें जिनको फुल फॉर्म में प्रॉब्लम है, प्लीज PNGC, this is very important. What does mean by the PNGC? Pseudo noble gas cation, जिसमें होगा, मैं बताऊंगा क्या होता है, मोर पोलराइजिंग पावर होगा और मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। CC का मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर। अब मैं बताऊंगा PNGC क्या होता है, पहले समझना है। फैजान्स रूल अप्लाई करने के लिए दो कंसेप्ट, SCLA और PNGC, सूडो नॉबल गैस केटायन, मोर पोलराइजिंग पावर मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। पहले लिखिए फिर हम सूडो नॉबल गैस केटायन लिखाएंगे। PNGC वेरी गुड, SCLA P, इसी तरह याद रखना SCLA PNGC। Fajans rule gives the idea of covalent character in ionic compound। या अब सुनिए, कोई भी अगर आपसे पूछे व्हाट डज मीन बाय द PNGC, सारे लोग सुने, द केटायन हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन
in their valence shell, in their valence shell। देखिए जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसको नोबल गैस कहते हैं। यहां 18 सूडो क्यों कहा गया कि नोबल गैस क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड। 18 इलेक्ट्रॉन भी देखिएगा कंप्लीटली फिल्ड, लेकिन एक्चुअल में वो नोबल नहीं है, इसलिए वर्ड आया सूडो। बैलेंस शेल इज कॉल्ड, सारे लोग ध्यान दें, पीएमजीसी, सूडो नोबल गैस के टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर 29, क्या लिखते हैं आप, 1s, सारे लोग देखेगा 2s स्क्वायर, 2p6 3s स्क्वायर, 3p6 3d10 4s1। अगर हम कहें Cu+1 का लिखो तो देखिए 4s में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए तो 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6 3s स्क्वायर, 3p6 3d10। देखिए वैलेंस शेल कौन है, ये पूरा वैलेंस शेल हो गया n, तो 2 6 8 10 10, तो Cu+1 में 18 कंप्लीटली फिल्ड, 18 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका नाम पड़ा सूडो नोबल गैस के टायन। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, Cd+2, Zn+2, Hg+2, बहुत सारे एग्जाम्पल सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। पहले बताइए आया समझ में यहां, अरे कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। या वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। अब सुनिए अच्छे से, प्लीज सुनिए प्लीज। पीएमजीसी, हाँ पीएमजीसी हैज more polarizing power than noble gas cation। क्यों, इसमें देखिए डी आ गया, डी, डी की शील्डिंग अफेक्ट पुअर होती है, डी आ गया, जिसमें सूडो नोबल गैस केटायन होगा और एक नोबल गैस जैसे Na+, Cu+, चार्ज सेम है, डायरेक्ट कहेंगे Cu+1 का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, मोर पोलराइजिंग पावर। क्यों, तो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बोलिए आया सबको समझ में, जल्दी बोलिए। यस चलिए अब मैं क्वेश्चन कराता हूं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे आप लोग हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये आप दो फिर से दोबारा बोल देता हूं। Fajans rule gives the idea of covalent character in any compound। Fajans rule के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हम दो कंसेप्ट लगाएंगे, SCLA स्मॉलर केटायन लार्जर एनायन, दूसरा है पीएमजीसी, इससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आइए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, ये ऑप्शन LIF, LICL, LIBR, LII, बी ऑप्शन LII, LIBR, LICL, LIF, सी ऑप्शन LII, LICL, LIBR, LIF, डी ऑप्शन LIF, LII, LICL, LIBR। ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर जल्दी बताएं, फास्ट, वेरी फास्ट। तो आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ रहा है,
बी ऑप्शन। गुलाम हसनैन साहब का बी। टू क्यों लिखा? ये कौन लड़का है जो टू लिख रहा है? ABC आंसर है तो टू लिख रहे हैं। अल्लाह रहम करे, ABCD में आंसर दे। वेरी गुड दमन, वेरी गुड दमन। हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे तमाम फातिमा को समझ में आया? तमाम फातिमा, एक भी फातिमा का आंसर नहीं आया इसमें। जितनी फातिमा नाम की हैं, बी। वेरी गुड। बी क्यों? गौर से सुनिए। LIF, LICL, LIBR जिनका आंसर नहीं आया है, सुने अच्छे से। LI तो सेम है, तो अब हम NIN को देखेंगे। तो फैजान गिल का क्या क्या? SCLA, तो केटाइन तो सेम है। लार्जर NIN, तो आयोडीन की साइज बड़ी। मोर पोलराइजेबिलिटी, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, that the reason B is the answer. All are ionic compound, all are ionic compound, लेकिन LI में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। मतलब अच्छा आयनिक कौन है? तो LIF। सब आयनिक है, लेकिन अच्छा आयनिक कौन है? मोर आयनिक कैरेक्टर किसमें है? तो LIF में। मोर कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें है? LII में। सबको आ गया समझ में? एक दफा लिख के बताएं, आ गया समझ में? मैंने जो बात बोली वो आया सबको समझ में? थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छे आदमी आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। LICL करेक्ट ऑर्डर है। ए है आपके पास, LICL, NaCl, KCl, RbCl, CaCl, RbCl, KCl, NaCl, LICL। C option, LICL, then CaCl, then KCl, then NaCl, then RbCl। डी ऑप्शन सब में सेम है, ये भी आपको है। NaCl सब में सेम है कोवेलेंट कैरेक्टर, ये भी पूछ सकता है। CaCl। ए। वेरी गुड, वेरी गुड। सबका आंसर ही आया होगा, बोलिए। ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, अब यहाँ NIN सेम है, LI को देख लेंगे। LI प्लस।
correct order of covalent character. B is the correct answer. देखिए क्यों बी आंसर है, सारे लोग ध्यान दें, यहाँ थोड़ा लॉजिक लगाना चाहिए था। यस वेरी गुड, यहाँ सुनिए अच्छे से। ये चार, सारे लोग सुनिए, खासकर तमाम फातिमा, सारे लोग सुने। ये चार कंपाउंड है आपके पास, ये दोनों तो आयनिक है, मेटल और नॉन मेटल, और ये दोनों तो कोवेलेंट है। तो खुद सोचिए, जो कोवेलेंट है तो उसमें तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसलिए देखिए CCl4। और ऐसे भी समझिए +4 है, +3 है, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइड छोटा होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, ऐसे भी समझना है। ये दोनों कोवेलेंट है तो कोवेलेंट का कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब आयनिक में है, यहाँ पर Be पर +2, Li पर +1, जितना, वही तो कहा गया SCl स्मॉलर केटायन, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा केटायन की साइज छोटी होगी, तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। बताइए सबको समझ में आया? बी इंक्लूडिंग ऑल फातिमा, जल्दी आया सबको समझ में? देखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर में, जैसे अगर आपके पास ए है SnCl2, बी है SnCl4, इसमें जल्दी बताइए किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, ए या बी? मोर कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें है? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? +2 +4 जितना। हाँ अब देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको दे रहा हूं। CuCl, AuCl, AgCl एंड NaCl। चलिए ऑप्शन मैं दे देता हूं, CuCl से ज्यादा AuCl, फिर AgCl, फिर NaCl। ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है। डी AU, सॉरी AuCl, AuCl, then AgCl, then CuCl, then NaCl. C. AuCl, then CuCl, then AgCl, then NaCl. D. AgCl, CuCl, AuCl, and NaCl. Correct order of ionic characters, this is very important. जिसने ए लिखा है वो सबसे बड़े बेवकूफ हैं भाई। NaCl में कोवेलेंट कैरेक्टर तो कम होगा भाई, NaCl में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा। ए ऑप्शन तो है ही नहीं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ए तो है ही नहीं।
देखिए बी आंसर सही है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अब क्यों है सारे लोग ध्यान दीजिए भाई। NaCl में सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, इन तीनों में सूडो नोबल गैस है। अब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ा चुके हैं आपको। Cu+1 3D सीरीज का है, Ag+1 4D सीरीज का है, Au+1 5D सीरीज का है। और आपको मालूम है कि यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। जहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो Au+ का पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा, देन Ag+, देन Cu+। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसलिए AuCl में मोर कोवेलेंट देन AgCl देन CuCl। सब जिन्होंने ए लिखा है वो चना खाएं, चना। AuCl Ag। आइए बताइए सबको समझ में आया? ऊपर का लिख लें सारे लोग जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए अब आप, हाँ अब हम आपको एक नया कंसेप्ट सिखा रहे हैं। आगे नया कंसेप्ट। टॉपिक सारे लोग डालिए, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। अब इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड कैसे चेक करेंगे? थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब हुआ स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट, स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट। क्लियर है? दिख रहा है सबको? दिख रहा है? जल्दी बताइए तो, दिख रहा है कि नहीं? जल्दी बताइए, दिख रहा है सबको? यस, चलिए, हाँ चलिए फिर से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए थर्मल स्टेबिलिटी के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सारे लोग सुने, खासकर जो रिपीट वाले हैं सारे लोग सुने। जब जब थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है तो हम देखेंगे आयनिक कंपाउंड है या नहीं। हम कैरेक्टर वगैरह को नहीं देखेंगे। आयनिक कंपाउंड का मतलब मैटर नॉन मैटर, बस यही देखना है। अगर आयनिक कंपाउंड है तो दो बातें, सारा क्वेश्चन इसी से हो जाएगा। अगर मोनो, सारे लोग देखें, मोनो एटॉमिक एनायन अगर है
मोनोएटॉमिक का मतलब हुआ सिंगल एनायन, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस O2 माइनस N3 माइनस P3 माइनस वगैरह वगैरह। तो यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का कल कंपैरिजन बताया था, जिसका लैटिस एनर्जी ज्यादा तो खुश पहुंची है वो मोर स्ट्रॉन्ग होगा, मोर स्ट्रॉन्ग होगा तो मोर स्टेबल होगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए। तो क्या याद रखिए, अगर आयनिक कंपाउंड है, मोनोएटॉमिक है, तो हम लैटिस एनर्जी लगाएंगे। अब आइए आयनिक कंपाउंड में पॉली एटॉमिक एनायन लिखिएगा नहीं, इसलिए नहीं समझ में आता, पहले सुनिए। पॉली एटॉमिक एनायन मतलब कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब जिसमें एक से ज्यादा एटम हो, OH माइनस, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फेट, थायोसल्फेट, ये सब एक्सेट्रा। तो यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी के लिए सारे लोग सुनिए, थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ फैजांस को लगाएंगे, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। खुश सोचिए, सारे लोग ध्यान दीजिए, जितना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो वो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जब कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा तो वो कमजोर बॉन्ड हो जाएगा। आयनिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आयनिक ज्यादा स्टेबल होता है, वही कहा गया। तो देखिए कितना, इसीलिए जब आप कोई ऑब्जेक्टिव बुक बनाते हैं तो स्टूडेंट को अटर पटर ऑर्डर मिलता रहता है, क्यों? कंसेप्ट नहीं होता है। हम कब कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? थर्मल स्टेबिलिटी के लिए हम दो बात देखेंगे, आयनिक कंपाउंड है या कोवलेंट कंपाउंड है। इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। आयनिक में दो बातें देखेंगे, मोनोएटॉमिक है तो लैटिस एनर्जी, पॉलीएटॉमिक है तो पोलराइजिंग पावर। जितना पोलराइजिंग पावर ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, लेस थर्मल स्टेबल। कोवलेंट कंपाउंड है तो बहुत आसान है, यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जितना बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। पहले बताइए, आया समझ में? तो थर्मल स्टेबिलिटी के लिए चेक करेंगे कि आयनिक कंपाउंड है या कोवलेंट। कोवलेंट है तो एक ही लाइन में आंसर, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। आयनिक है तो दो बातें देखेंगे, और ये दोनों हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। बताइए, आया सबको समझ में? जल्दी बोलिए। आया सबको समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सब आपको आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी लिख लीजिए। अब देखिए, जैसे आपको ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी,
जैसे सारे लोग सुनिए, ये पी ब्लॉक में मिलेगा आपको NH3, PS3, ASS3, सारे लोग सुनिए, लिखिएगा नहीं, SBS3, PIS3। आपको कहेगा ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, तो पहले चेक कर लेंगे सब कोवैलेंट कंपाउंड है। तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट रहेगा, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा, NH, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, NH3, ये मोर थर्मल स्टेबल। उसी तरह H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO, कोवैलेंट कंपाउंड, थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी। क्योंकि टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड वीक, बॉन्ड एनर्जी कम, तो इसलिए H2O। उसी तरह HF, HCl, ये सब कोवैलेंट कंपाउंड है, HBr, HI, HF की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, मोर थर्मल स्टेबल। तो ये है कोवैलेंट कंपाउंड को देखने का तरीका। समझा? बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। हाँ, ये मैंने क्वेश्चन है, यही अपने आप में क्वेश्चन सब ऑर्डर देके पूछेगा आपसे, बस माइंड स्ट्राइक करना चाहिए कि जब क्वेश्चन रहेगा तो हम माइंड में लाएंगे कि ये आयनिक है या कोवैलेंट है। कोवैलेंट है तो हम बॉन्ड एनर्जी को देखेंगे, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो मोर थर्मल स्टेबल। वेरी गुड, वेरी गुड, लिख लीजिए जल्दी से। अब आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ, मैं आपको अब क्वेश्चन दे रहा हूं, LiF, LiCl, LiBr और LiI, ये आपके पास क्वेश्चन है, थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है। LiF, then LiCl, then LiBr, then LiI। जल्दी जल्दी आप ऑप्शन लिखते रहें, LiI, then LiBr, then LiCl, then LiF। सी ऑप्शन LiF, LiI, LiBr, LiCl। डी ऑप्शन आपके पास LiCl, LiBr, LiI, LiF। आपको ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, आप देखिए थर्मल, ये सब आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड में वेरी गुड, वेरी गुड, आयनिक कंपाउंड में देखेंगे मोनोएटॉमिक LiF का सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी। अब कोई पूछेगा लैटिस एनर्जी क्यों ज्यादा, तो ये मैं थोड़ी ना बताऊंगा, ये मैं कल पूरा लेक्चर लैटिस एनर्जी पे बता दिया आपको। चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम तो साइज को देखेंगे, LiF स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इस तरह हम देखेंगे। बोलिए, लिख लिया सारे लोग?
बी इज द करेक्ट आंसर, नॉट ई। बहुत से सुनिए अच्छे से, जब भी थर्मल स्टेट, तो ये आयनिक कंपाउंड है, केटायन और एनायन के बीच का है। अब हम एनायन को देखेंगे, एनायन पॉलीएटॉमिक है तो पोलराइजिंग पावर आपको नहीं मालूम है, Be+2 स्मॉलर केटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, लेस थर्मल स्टेबल। BaCO3 में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब पॉलीएटॉमिक हो तो हम लैटिस एनर्जी नहीं लगाएंगे, पोलराइजिंग पावर पे जाएंगे। तो Be+2 की साइज छोटी, स्मॉलर केटायन, मोर पोलराइजिंग पावर, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, लेस थर्मल स्टेबल। अगर किसी में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और एक है किसी में आयनिक ज्यादा है, तो आयनिक ज्यादा है तो मोर थर्मल स्टेबल। दैट द रीजन बी इज द आंसर। आया सबको समझ में? यस, तो सबका आंसर ये आया था गलत। पॉलीएटॉमिक एनायन है, आयनिक कंपाउंड है, तो हम पोलराइजिंग पावर का कंसेप्ट लगाएंगे। वेरी गुड, सबको समझ में आया? एक लास्ट क्वेश्चन इस पर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए। इंक्रीजिंग का मतलब सबसे कम, फिर लास्ट में सबसे ज्यादा, मोर थर्मल। एबीसीडी के फॉर्म में आंसर दीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। आंसर दीजिए, एक ही दो का आंसर आया, बताइए। आयनिक कंपाउंड है, वेरी गुड। एनायन पॉलीएटॉमिक है, तो हम लैटिस एनर्जी नहीं लगाएंगे। पोलराइजिंग पावर, तो Li+ का पोलराइजिंग पावर ज्यादा, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, तो लेस थर्मल स्टेबल। तो ए से ज्यादा बी, बी से ज्यादा सी, सी से ज्यादा डी। दिस इज द आंसर। बोलिए, आया सबको समझ में? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ए से ज्यादा बी, बी से ज्यादा सी, सी से ज्यादा डी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हुआ थर्मल स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए। सारे लोग ध्यान दें। अब आइए सारे लोग, जो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, और इम्पोर्टेंट भाषा होगी मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड का मॉडर्न कंसेप्ट जो है,
हाँ, दिख रहा है सबको? तो देखिए मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जो है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में दो थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको कहते हैं वीबीटी। और एक पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर, ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये पूरा पढ़ लेंगे दोनों, देन हम हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल सब पढ़ाएंगे। चलिए पहले लिख लीजिए जल्दी से सारे लोग। क्लियर है सबको? आवाज आ रही है ना? यस, कंप्लीट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आइए कि आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वीबीटी। जल्दी जल्दी दो तीन पॉइंट लिख लीजिए। उन्होंने कहा था कि कोवैलेंट बॉन्ड, जल्दी जल्दी लिखिए, इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड। उन्होंने कहा कि भाई पहले था शेयरिंग करके, मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा। टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल of their valence shell. So covalent bond is formed by the overlapping of two half-filled atomic orbital of their valence shell. समझा? As the effective overlapping takes place, ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में दे सकता है। टेक्स प्लेस, stronger bond is formed, stronger bond is formed। जितना इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। तीसरा ये भी है कि फॉर इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए दूसरी कंडीशन है, फॉर इफेक्टिव ओवरलैपिंग देयर मस्ट बी प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन। प्रॉपर ओरिएंटेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल। मैं इसका मतलब समझाऊंगा। जितना मतलब इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए, जितना इफेक्टिव ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस करेगा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। और दूसरा है इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए डायरेक्शनल कैरेक्टर भी होना चाहिए। जितना डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा इफेक्टिव ओवरलैपिंग बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। और आप जानते हैं कि ड्यू टू ओवरलैपिंग two types of bond are formed. One is called sigma bond. सिग्मा बॉन्ड भी कैसे बनता है? ओवरलैपिंग से। नंबर 2 पाई बॉन्ड, ये आपके पास हो गया। ये सब आसान चीजें हैं, फिर भी जिनका बेसिक कमजोर है इसलिए मैंने आपको बता दिया। बीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हम सिग्मा पाई के बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन कराएंगे। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं बीबीटी पर, वो कराएंगे। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बताइए। यस, वेरी।
अब 3 लाइन ड्रॉ कर लीजिए। प्रॉपर्टीज, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। प्रॉपर्टीज में टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, इसको कहते हैं डायरेक्ट या हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। और आपको मालूम है साइड वाइज या लैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। दूसरा, कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता, ऑर्बिटल पार्टिसिपेटेड, तो एस एस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ है पी पाई मतलब पीपी ओवरलैपिंग, और एक होता है पी पाई डी पाई। आपको मालूम है एक्सटेंट, तो सिग्मा स्ट्रॉन्गर होता है, पाई वीक होता है, ये सबको मालूम है। रोटेशन, याद रखिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो एटम का रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, वही है रोटेशन ऑफ एटम अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। जो स्ट्रॉन्गर होता है वही रोटेशन पॉसिबल होता है। अब पढ़ेगा आइसोमर में कन्फर्मर आइसोमर, पाई वीक होता है, रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, rotation is not possible। सारे लोगों ने लिख लिया, बोलिए। अब देखिए आपको क्वेश्चन देगा, गौर से सुनिए। यहां देखिए, याद रखिएगा, इफ वैल्यू ऑफ एन, एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ शेल इज स्मॉल देन स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। सारे लोग ध्यान दीजिए अच्छे से। आपको कहेगा 1s 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 2p 2p 2p, कहेगा ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड में किसका सबसे ज्यादा, तो n की वैल्यू स्मॉल, जितना स्मॉल होगा तो न्यूक्लियस के नजदीक, तो याद रखिए 1s सबसे ज्यादा, देन 1s 2p, देन 2p 2p। सबको समझ में आया कि नहीं? अरे बोलिए। सिग्मा बॉन्ड के जितना n स्मॉल होगा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। यस, जितना n स्मॉल होगा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। यस, जितना n स्मॉल होगा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन है 2s 2s
2p 2p 2s 2p। अगर सुनो n की वैल्यू सेम रहे, प्लीज सारे लोग सुनो, if value of n is same, जब वैल्यू ऑफ n सेम रहेगा तो याद रखोगे PP ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगा। n डिफरेंट होगा तो फिर वो कुछ भी हो सकता है। तो s वाला ज्यादा, चूंकि s ज्यादा नजदीक होता है। अब यहां पर क्यों हुआ? तो ड्यू टू डायरेक्शनल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ p। तुमको मालूम है ना p ऑर्बिटल में डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, s ऑर्बिटल हैज नॉन डायरेक्शनल। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए ओरिएंटेशन का भी इंपॉर्टेंस है। p में डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, तो जब n की वैल्यू सेम 2p 2p 2s 2p 2s 2s, जब n डिफरेंट तो n स्मॉल, तो यहाँ ss ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग। दोनों का ऑर्डर देख लीजिए उल्टा है। बताइए आया सबको समझ में? अब यहाँ n नहीं देखेंगे, अब हम ये डायरेक्शनल ओवरलैपिंग देखेंगे। डायरेक्शनल, समझा कि नहीं? डायरेक्शनल ओवरलैपिंग होती है तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग कहलाती है। s जो है ना वो किधर से भी ओवरलैपिंग कर सकता है, p हर तरीके से नहीं कर सकता डायरेक्शनल ओवरलैपिंग, इसलिए इसमें px py pz होता है। बोलिए आया सबको समझ में?